हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने भाजक और अपवर्तक के बारे में समझाया था लेक्चर सेकंड में। और आज हम लोग लेक्चर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी नंबर सिस्टम के कुछ थ्योरी को जो हम आप लोगों को सवाल बनाने में हेल्प करेगा। तो मैं जो भी थ्योरी आपको बोर्ड पे लिखाऊंगा वो आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और उसको याद कर लेंगे। उसके बाद सवाल आपसे बहुत ही आसानी से बनेगा और जो सवाल नहीं बनेगा उसको हम आप लोग को यहाँ पर प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको समझा दिया था भाजक या अपवर्तक, तो उसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैं फिर से आज समझा दे रहा हूँ कि स्टूडेंट भाजक का दूसरा नाम अपवर्तक होता है। क्या होता है? अपवर्तक। इसको इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। FACTOR स्पेलिंग फैक्टर का लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है भाजक स्टूडेंट? देखिए, वे सभी संख्या जो किसी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है। मतलब वो सारी संख्या जो किसी संख्या, कोई संख्या दिया हुआ है और उस संख्या को जिस संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, मतलब जिस संख्या से उसमें भागा लगाया जा सकता है, वो सारा संख्या उस संख्या का क्या होगा स्टूडेंट? भाजक या अपवर्तक होगा। जैसे आप एग्जांपल में यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपल सा समझ में आ जाएगा आपको। एग्जांपल में है 10 का भाजक। 10 का भाजक मतलब क्या? 10 किससे किससे विभाजित हो रहा। तो भाजक समझ में आ गया कि जिसका भाजक निकालना रहेगा, मतलब उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाला संख्या लिखना है। जैसे 10 का भाजक लिखना है तो 10 किससे किससे पूर्ण रूप से विभाजित होगा, मतलब पूर्ण रूप से भागा लगेगा 10 में। तो सबसे पहला तो 1, उसके बाद 2 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, फिर 10 से। तो एक चीज यहाँ पर कॉमन है स्टूडेंट कि 1 जो है ना वो सभी को डिवाइड करेगा, ये हमेशा याद रखिए। और किसी भी संख्या का भाजक लिखेंगे तो उसमें 1 सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 सभी संख्या को जनरली डिवाइड करता है। और एक और चीज क्या कॉमन है स्टूडेंट कि देखिए लास्ट में आप देख रहे होंगे कि वही संख्या आ रहा है जिस संख्या का हम लोग भाजक निकाल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग डिवाइड करके देख लीजिए कि जो भी संख्या होती है वो खुद को भी विभाजित करती है, ठीक है, खुद को भी विभाजित करती है। इसीलिए ये भी क्या है? इसका भाजक है। जैसे 20 का भाजक देख लीजिए, 1 2 4 5 10 20, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसी से रिलेटेड है भाजक या अपवर्तक से रिलेटेड है भाज्य संख्या, ठीक है स्टूडेंट। भाज्य संख्या क्या होता है? तो वे सभी संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो। वे सभी संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या कितना है स्टूडेंट? 2 से अधिक हो, ठीक है। जैसे देखिए इसके अपवर्तकों, अपवर्तक मतलब क्या हो गया? भाजकों की संख्या। भाज्य संख्या वही होगा जिस संख्या का भाजक क्या होगा? 2 से अधिक होगा। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 10 का भाजक कितना है? 1 2 3 4, 4 ठो है। इसका मतलब क्या है? 2 से अधिक है। इसका मतलब 2 से अधिक है, इसका भाजकों का संख्या मतलब 10 क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। तो सिंपल सा भाज्य संख्या वही होगा जिसके भाजकों की संख्या 2 से अधिक होगा। और भाजक निकालने के लिए आप जानते हैं जिससे कटेगा वही भाजक होगा, ठीक है। और जिस संख्या के भाजकों की संख्या 2 से अधिक होगा वही कौन सा संख्या होगा स्टूडेंट? भाज्य संख्या होगा। जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 15 हो गया, 9 हो गया, ये सारे संख्या भाज्य संख्या है। क्यों है भाज्य संख्या स्टूडेंट? क्योंकि इसके भाजकों की संख्या 2 से अधिक है। जैसे आप 3 का ही भाजक ले लेंगे तो 3 का भाजकों का संख्या क्या होगा? सबसे पहला तो 1 होगा ही होगा, ठीक है। 1 के बाद क्या होगा? 3 होगा। 3 के बाद क्या होगा स्टूडेंट? 9 खुद होगा। अब बताइए, ये तो 2 से अधिक है ना, 3 है, 1 2 3, तो 2 से अधिक हो गया। 2 से अधिक होना चाहिए। 2 से अधिक 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन यदि 2 से अधिक किसी संख्या का अपवर्तक है तो वो संख्या निश्चित रूप से कौन सा संख्या होगा? भाज्य संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा स्टूडेंट? भाज्य संख्या होगा। तो दूसरा है स्टूडेंट अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? वे सभी संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या केवल 2 हो, ठीक है। जिसके अपवर्तकों की संख्या केवल 2 हो उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं, और जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या इसके पहले ही पढ़ा दिया है। और अभाज्य संख्या में जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 2 3 5 7 11, ये सभी अभाज्य संख्या है। क्यों है अभाज्य संख्या? क्योंकि आप 2 का यदि भाजक निकालेंगे, 2 किससे किससे कटता है? तो ये तो पहला 1 से कटेगा, क्योंकि 1 किसी को भी डिवाइड करेगा, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, ठीक है। और दूसरा ये खुद अपने आप से डिवाइड होगा, यानी 2 से। इसके अलावा ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसके भाजकों की संख्या काउंट कीजिए तो कितना होता है? 1 2 हो रहा है। ये 3 को यदि लेते हैं तो ये 1 और 3 से डिवाइड होगा। ये 5 को यदि लेते हैं तो 1 और 5 से डिवाइड होगा। 7 1 और 7 से, 11
खुद से और वन से डिवाइड होगा। तो ये सारा संख्या खुद से और किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, यानी इसके भाजकों की संख्या केवल 2 हो रहा है। इसीलिए ये जो दिया हुआ संख्या जो भी है, और जो भी ऐसा संख्या आएगा जिसके भाजकों की संख्या केवल 2 होगा वो अभाज्य संख्या होगा, जिसके भाजकों की संख्या 2 से अधिक होगा वो भाज्य संख्या होगा। सिंपल सा बात है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। देख लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सोचेंगे आपकी 1 क्यों नहीं है? 1 इसीलिए नहीं है क्योंकि आप देखिए 1 के भाजकों की संख्या कितनी है, 1 खुद ही है, एक ही है, ठीक है। तो इसके भाजकों की संख्या केवल 1 है, लेकिन अभाज्य होने के लिए भाजकों की संख्या कितना होना चाहिए, 2। इसीलिए ये 1 क्या है, ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलिए कौन होता है, या टिक लगाइए कौन होता है, तो 2 वाला में टिक लगाना, जिसमें 2 होगा, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और सम अभाज्य संख्या यदि बोला जाए, सम भी ऐसा कौन सा संख्या है जो दुनिया में सम भी है और अभाज्य भी है, तो 2 ही एक ऐसा संख्या है दुनिया में जो कि सम संख्या के अंदर भी आता है और अभाज्य संख्या भी कहलाता है, ठीक है। तो सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सर्वभाजक या समापवर्तक यानी कॉमन फैक्टर, ठीक है। सर्वभाजक या समापवर्तक यानी कॉमन फैक्टर क्या होता है, वे सभी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को, ठीक है, ये भी भाजक से रिलेटेड है, तो वे सभी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को विभाजित कर दे तो उसे ही दिए गए सभी संख्याओं का सर्वभाजक या समापवर्तक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एक सवाल आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं बना हुआ है, जिनमें की क्वेश्चन है कि 5, 10, 15, 20 का सर्वभाजक लिखे, ठीक है। तो सर्वभाजक लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपके पास जो भी नंबर गिवन किया रहेगा, जो भी नंबर आपको दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 20, जिसका भी सर्वभाजक लिखने बोलेगा आप 1 बाय 1 करके सभी का पहले भाजक लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 5 का भाजक 1 और 5, 10 का भाजक 1, 2, 5, 10, मतलब किससे किससे कट रहा है 5, 10, 15, 20, ये लिख लेना है, ठीक है। अब उसके बाद लिखने के बाद चेक करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा भाजक है इस साइड जो सब में आ रहा, एक में भी नहीं छूटना चाहिए, सब में आना चाहिए। जैसे 1 देखिए, 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब 1 सब में आ रहा है। तो जो संख्या सब में आएगा, जो सबको विभाजित करेगा, वही संख्या क्या कहलाएगा, सर्वभाजक कहलाएगा। तो इसका पहला सर्वभाजक क्या हो गया स्टूडेंट, 1, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा है 5 देखिए, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये वाला में भी है और ये वाला में, मतलब 5 भी सारा में आ रहा है। इसका मतलब 5 भी क्या हो गया, इन सभी संख्याओं का क्या हो गया, सर्वभाजक। अब देखिए 2 तो इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो ये होने वाला है नहीं, ठीक है। और इसमें 2 भी हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग 2 कर लीजिएगा, 1, 2, 4, 5, 10, 20, तो 2 तो वैसे कॉमन आने वाला है नहीं इसमें, तो 2 को हटाइए। तो इसमें सिर्फ 1 और 5 कॉमन आ रहा है, यानी 1 और 5 ऐसा संख्या है जो सभी संख्या जो दिया गया जो भी संख्या है सभी संख्या को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब 1 और 5 क्या हो गया स्टूडेंट, सर्वभाजक हो गया इन सभी संख्याओं का। तो इन सभी संख्याओं का सर्वभाजक क्या हो गया, 1 और 5। आपसे जब भी बोला जाएगा कि दिए गए संख्याओं का सर्वभाजक निकालिए, तो आप इसी प्रोसेस से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे इस पर जो है बहुत सारा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कीजिए आप लोगों के बुक में होंगे, अदर राइटर्स के बुक पर जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो पाते हैं वो आप कमेंट कीजिए, उस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व करके आप लोगों को बताएंगे। और जो भी आपको समझ में नहीं आता टॉपिक, आप उसको कमेंट कीजिए कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो उसको हम लोग फिर से जो है हम समझाने का कोशिश करेंगे या उसको डिटेल में समझाएंगे। वैसे हमको तो नहीं लगता है कि आवश्यकता पड़ेगा, लेकिन यदि जिसको जरूरत है वो कमेंट करे, मैं उसको समझाऊंगा फिर से। तो ये यहाँ तक सर्वभाजक या समापवर्तक खत्म होता है। अब इसके बाद आता है गुणज या अपवर्त। तो चलिए देखते हैं गुणज या अपवर्त। गुणज या अपवर्त क्या होता है, मल्टीपल। किसी धनात्मक पूर्णांक को, कोई यदि धनात्मक पूर्णांक है, लगातार प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर, लगातार प्राकृतिक संख्या, यदि आप लोग इससे पहले वाले लेक्चर देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा प्राकृतिक संख्या क्या होता है। नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। और जो है सभी का मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वैसे आप इस प्लेलिस्ट को खोलेंगे क्लास 10 का मैथ्स को,
तो वहाँ पर आपको सारा आ जाएगा टोटल लेक्चर। तो जिसमें कि मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया था कि जो है प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो उसमें मैंने थ्योरी लिखाया नहीं था, आप लोग लिख लेंगे, लेकिन मैंने बोला था तो आप लोग सुन के ही लिख लेंगे, बोर्ड पे नहीं लिखाया था, क्योंकि वो कंपलसरी है। आप 6 क्लास से लेकर के 10 तक सारी क्लास में आपको वो पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या भी मैं बता देता हूँ कि 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर जो होता है, जो गिनती की संख्या होता है, वही प्राकृतिक संख्या होता है। और लगातार प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब क्या, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, बीच में कोई भी नहीं छूटना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से कंटिन्यूअसली यदि किसी धनात्मक पूर्णांक को गुना करेंगे प्राकृतिक संख्या से, तो उसका क्या प्राप्त होगा, गुणज प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे कि आप 5 का मल्टीपल निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 5 का गुणज निकाल रहे हैं, तो 5 का गुणज निकालने के लिए 5 को कंटिन्यूअसली प्राकृतिक संख्या से गुना करना होता है। क्यों, 5 × 1 यानी 5 गुना 1, 5 1 से गुना किए, 5 गुना 2 10, 1 के बाद 2 से गुना किए, 5 गुना 3 15, 5 गुना 4 20, 5 गुना 5 25, 5 गुना 6 30। इसी तरह से करते जाएंगे, जब तक करते जाएंगे तब तक आते जाएगा, यानी अनंत तक आएगा, ठीक है। और 6 का करेंगे इसी तरह से 6 12 18 24 30 36 डॉट 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 इन्फिनिट, जहाँ तक मल्टीपल करेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का कोई अंत है नहीं, तो आप लोग जहाँ तक करेंगे वहाँ तक आपको इसका गुणज प्राप्त होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के गुणजों की संख्या अनंत होता है, ठीक है। बस हम लोग ऐसे, आप लोग जैसे बचपन में पढ़ते होंगे, टेबल जानते हैं ना, पहाड़ा जिसको बोलते हैं, 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा, बस यही पहाड़ा ही है ये। तो वहाँ पर आप लोग 10 तक ही लिखते हैं, ठीक है, 2 दही 20, 3 दही 30, ठीक है। तो वहाँ पर 3 10 30, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको ये चीज़ समझ लेना है कि इसका जो है टेबल जो है कैसे प्राप्त किया जाता है। जिस संख्या का टेबल याद करना होता है उसको लगातार प्राकृतिक संख्या से गुना कर दिया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या का कोई अंत है नहीं, तो इसीलिए इसका गुणज का भी कोई अंत नहीं होगा, क्योंकि जब तक प्राकृतिक संख्या तब तक तो गुना नहीं ना कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग 10 तक जनरली लेके चलते हैं, ठीक है। तो किसी भी संख्या का गुणज प्राप्त करने के लिए उसको लगातार प्राकृतिक संख्या से गुना कर दीजिए, उसका गुणज निकल जाएगा। तो इस पर आपको क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो आप तो सारा गुणज लिख नहीं सकते हैं। इस पर आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा कि 5 का 10 गुणज लिखिए, यानी 5 नहीं 50 तक आपको टोटल लिखना है। यदि 20 गुणज लिखिए तो 20 25 100 तक आपको टोटल लिखना है। जितना भी लिखना रहेगा वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक के गुणजों की संख्या अनंत या अपरिमित, यानी फिक्स मतलब बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, उसका कोई अंत नहीं होता है। अब है सर्वगुणज या समापवर्त यानी कॉमन मल्टीपल। जिस तरह से समापवर्तक पढ़े थे उसी तरह से समापवर्ती है, ठीक है, यानी जिसमें सर्वभाजक पढ़े थे ना, तो किसके लिए था, भाजक के लिए, कि सभी संख्याओं को विभाजित कर देते। यहाँ क्या है, सर्वगुणज या समापवर्त, मतलब उसमें सभी संख्याओं को विभाजित करता था, इसमें सभी संख्याओं का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। यानी दो चार संख्या दिया हुआ है तो उसमें जो सभी संख्याओं का मल्टीपल होगा वही क्या होगा, सर्वभाजक सर्वगुणज या समापवर्त यानी कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है। इस डेफिनेशन को आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर क्या है, तो वैसी संख्या जिसके सर्वभाजकों की संख्या, आप सर्वभाजक निकालने आप लोग जानते हैं, ठीक है, भाजक को निकालेंगे जो सब में कॉमन होगा वही सर्वभाजक होगा। तो वैसी संख्या जिसके सर्वभाजकों की संख्या केवल कितना हो, 1 हो, उसे ही सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए I47 का सर्वभाजक निकालना है, तो 5 किससे किससे कटेगा, 1 और 5 से 4, 1 2 4 से 7 1 7 से। देखिए इन सब में कॉमन क्या है, 1, यानी इन सबों का भाजक सर्वभाजक कितना आ रहा है, 1, और जिसका सर्वभाजक 1 है वही कौन सी संख्या, तो सहभाज्य, इसीलिए 5 और 7 कौन सी संख्या हो गया, सहभाज्य संख्या हो गया। अब जो पॉइंट है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ही चैप्टर ज़्यादातर डिपेंड है और इसी से हमारा बहुत सारा सवाल सॉल्व होने वाला है। ये संख्या पद्धति क्लास 10 का जो चैप्टर है पहला, ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। इसको एक दूसरा नाम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन लेमा भी कहा जाता है, ठीक है। यूक्लिड्स का ये डेफिनेशन स्पेलिंग देख लीजिए, EUCLIDS यूक्लिड्स, ठीक है। क्या है ये प्रमेय का, इसका स्टेटमेंट क्या है, क्या कहता है, तो इसका स्टेटमेंट यह है कि यदि a तथा b कोई दो धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब क्या,
विदाउट पॉइंट वाला पॉजिटिव नंबर, ठीक है, विदाउट पॉइंट वाला, बिना दशमलव वाला प्लस वाला नंबर, ठीक है। तो यदि ए तथा बी कहने का मतलब ए का मान कुछ भी हो सकता है, बी का मान कुछ भी हो सकता है संख्या में, ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी प्लस वाला विदा पॉइंट वाला नंबर होना चाहिए, जिसमें कि ए बड़ा हो जाए बी से, ठीक है। ए तथा बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक हो जिसमें ए क्या हो जाए, बड़ा हो जाए बी से, तो ऐसे कंडीशन में ए को बी से भागा लगाने पर, नहीं, ए को बी से भागा लगाने पर दो और धनात्मक पूर्णांक हो सकते क्यू और आर इस तरह से प्राप्त होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, फॉर्मूला बन जाता है इस तरह से। ये फॉर्मूला के आधार पर प्राप्त होता है, इस फॉर्मूला में बैठाएंगे यदि तो इस तरह से क्यू और आर दो और संख्या प्राप्त हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ए है भाजित, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, बी जो है इसको भाजक बोलते हैं, क्यू भागफल और आर क्या है, शेषफल। जहाँ पर शेषफल यानी आर का मान क्या हो सकता है, या तो 0 होगा, ठीक है, 0 होगा तो पूरा पूरी कट जाएगा, या 0 नहीं तो 0 से बड़ा होगा, अब 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा उतना ही होगा b, जितना b होगा, यानी ये वाला जिससे कटाएंगे उससे छोटा ही आएगा शेषफल, हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। जहाँ पर आपसे यहाँ भी पूछ सकता है क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आर का संभवतः मान क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, तो याद रखिएगा ये वाला ही टिक करना है, आर का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा तथा b से छोटा, ठीक है। ये पूछता है आपका बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम में पूछता है, तो ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। इसको हम लोग जनरली फॉर्मूला यदि बनाए तो क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल।